5 साल हो चुके हैं जब एक सितारा धरती से टकराया था। इस हादसे में दुनिया की लगभग 75% आबादी मर गई। उस सितारे के टुकड़े अभी भी हवा में हैं। हवा बहुत गंदी हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी जहरीली शनएं अभी भी मौजूद हैं और जमीन का हिलना और बिजली जैसे तूफान रोज का मामला बन चुका है। इंसान मजबूर हैं और जमीन के नीचे बने बंकरों में रह रहे हैं। जॉन अपनी फैमिली के साथ ग्रीनलैंड में एक बंकर में रहता है। वह इंजीनियर है, लेकिन साथ ही स्काउट भी है। स्काउट होने का मतलब है कि वह खास सुरक्षा सूट पहनकर कभी कभी बंकर से बाहर जाता है और दुनिया की हालत चेक करता है। एक दिन वह देखता है कि जमीन पर एक नई दरार खुल गई है। उसे समझ आता है कि यह दरारें धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही हैं। उसके बाद जॉन समुंदर के किनारे जाता है। वहां उसे कई लाइफ बोट एक जगह पर पड़ी हुई मिलती हैं और एक टूट चुका जहाज भी होता है। पहले वह हर लाइफ बोट को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ काम का नहीं मिलता। फिर वह जहाज के एक सुराख से अंदर जाता है और वहां उसे कुछ जरूरी टूल्स मिलते हैं जो वह अपने साथ ले लेता है। जहाज के और अंदर जाने पर उसे पूरी क्रू की लाशें मिलती हैं। एक ड्रर में उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें एक बहुत खूबसूरत फूल रखा होता है। जॉन वह नोटबुक भी अपने साथ रख लेता है। उसी वक्त बंकर से रेडियो पर उसे वार्निंग मिलती है कि एक तूफान आ रहा है। जॉन पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। बिजली का तूफान बहुत तेज रफ्तार से उसके पीछे आ रहा होता है। खुशकिस्मती से जॉन गेट के ऊपर से छलांग लगाकर टाइम पर बंकर के अंदर पहुंच जाता है और तूफान आने से पहले गेट बंद कर देता है। टीम उसे साफ करने के बाद छोड़ती है। जॉन सदमे में बैठ जाता है और सोचता है कि वह मौत के कितना करीब था। बाद में जॉन अपने थेरेपिस्ट से मिलता है और बताता है कि दुनिया की यह हालत उसे कितना अजीब महसूस करवा रही है। थेरेपिस्ट उसे समझाता है कि हर शख्स किसी न किसी दुख से गुजर रहा है, लेकिन सब लोग दिखावा कर रहे हैं कि सब ठीक है। वह जॉन को सलाह देता है कि वह दिखावा करना छोड़ दे और अपनी फैमिली से खुलकर बात करे। इसी दौरान जॉन की बीवी एलिसन दूसरे बंकरों के लीडर्स के साथ मीटिंग में होती है। वहां सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि उनके रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जब एलिसन को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जॉन बिल्कुल महफूज वापस आ गया है, उसी वक्त डॉक्टर अमीना कुछ जानकारी सबके साथ बांटती है जो उसने दूसरे बंकरों के साइंटिस्ट के साथ मिलकर जमा की होती है। यह जानकारी उस गड्ढे के बारे में होती है जो उस सितारे के गिरने से बना था। उस गड्ढे का साइज और उसकी शक्ल ऐसी है कि उसके आसपास रेडियो एक्टिव तूफान नहीं बन पाते और उसकी गहराई गंदी हवा को अंदर आने से रोक देती है। इस वजह से यह जगह रहने के लिए महफूज हो सकती है। लेकिन एडमम उसे याद दिलाता है कि यह गड्ढा फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में है और पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही है। अचानक एक भूकंप आता है और पूरा बंकर हिल जाता है, लेकिन सब लोग शांति से इंतजार करते हैं जब तक भूकंप खत्म नहीं हो जाता और फिर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। मीटिंग के दौरान किसी को एहसास होता है कि आजकल भूकंप पहले से ज्यादा हो रहे हैं। अमीना समझाती है कि जमीन के नीचे वाली प्लेट्स फिर से हिल रही हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में ज्यादा गतिविधि हो रही है। लेकिन एक सिपाही कहता है कि अगर बंकर सितारे के हादसे को झेल गया तो यह सब भी झेल लेगा। तब एलिसन सबको याद दिलाती है कि उन्हें बाहर से मदद की गुहार का सिग्नल मिला है। एडमम जवाब देता है कि उनके पास इतने सामान नहीं है कि वे और लोगों को अंदर ला सकें और बीमारियों का खतरा भी है, इसलिए वह इस बात को यहीं खत्म करना चाहता है। लेकिन एलिसन उसे याद दिलाती है कि हर फैसला वोटिंग से होता है। सब लोग हाथ उठाते हैं और ज्यादातर लोग एलिसन के साथ होते हैं। इसलिए यह तय होता है कि कल एक बर्फ पर चलने वाली गाड़ी बाहर भेजी जाएगी। बाद में जब जॉन पाइप्स ठीक करने में लगा होता है, एलिसन गुस्से में उसे डांटती है और याद दिलाती है कि स्काउटिंग की वजह से जॉन हर रात कितनी बुरी तरह खांसने लगता है। खाने के दौरान जॉन एलिसन को वह फूल देता है जो उसे जहाज पर मिला था। फिर एलिसन नेथन से सच बुलवा लेती है कि वह बाहर गया था और जॉन भी गुस्सा हो जाता है और उसे डांटता है, जिसके बाद नेथन मेज छोड़कर चला जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर डांस करने का फैसला करते हैं,
लेकिन एलिसन को फिर से जॉन की खांसी सुनकर फिक्र होने लगती है। अपने कमरे में नाथन एक टॉर्च का इस्तेमाल करता है और अपनी चादर में बनाए गए छेदों की मदद से छत पर सितारे जैसा रोशनी का असर बनाता है। वह यह सोचकर खुश होता है जैसे वह बाहर आसमान को देख रहा हो। अगले दिन जॉन कुछ दीवारों में दरारें देखता है। इसी दौरान बर्फ पर चलने वाली गाड़ी बाहर जाती है और कई लोगों को बचाकर ले आती है। वापस आते वक्त टीम बंकर को पैगाम भेजकर पूछती है कि क्या वह दूसरी बार जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा था जब गाड़ी में सबके लिए जगह नहीं बची थी। एडमम तुरंत मना कर देता है और सबको याद दिलाता है कि उनके पास ना जगह है और ना ही काफी सामान। उसी वक्त एक और भूकंप आता है और बर्फ वाली गाड़ी से संपर्क टूट जाता है। इस बार बंकर पहले से ज्यादा जोर से हिलता है, जिसकी वजह से लोग और सामान दोनों गिरने लगते हैं। अचानक कई कमरों में छत के हिस्से गिरने लगते हैं, जिससे कई लोग फंस जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। कुछ पत्थर जॉन के सर पर लगते हैं और धूल की वजह से उसकी खांसी और बढ़ जाती है, लेकिन एक दोस्त उसे कॉरिडोर से बाहर निकालने में मदद करता है। सायरन बज उठती है जब बंकर फिर से जोर से हिलता है और पास ही एक धमाके की आवाज आती है। जॉन दौड़कर दफ्तर की तरफ जाता है ताकि एलिसन को बचा सके, जिसे भी गिरते हुए पत्थरों से चोट लगी होती है। वह उसे खड़ा होने में मदद करता है और दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढने निकलते हैं। वह उसे उसके कमरे में चेहरा ढकने का नकाब पहने हुए पाते हैं, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। जॉन अपनी फैमिली को कहता है कि जितना हो सके सामान बांध लो, जब तक वह और नकाब ढूंढने जाता है ताकि वे वहां से निकल सके। लोग घबराकर पूरे बंकर में इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन जॉन फिर भी अलमारियों तक पहुंच जाता है और कुछ नकाब लेकर वापस आ जाता है। नाथन तुरंत बेहतर महसूस करने लगता है, इसलिए फैमिली बाहर निकलने लगती है क्योंकि हिलना अभी भी जारी होता है। दीवारें भी टूटने लगती हैं। बाहर निकलने के रास्ते पर लोगों की भीड़ लगी होती है और दरवाजा सिर्फ आधा ही खुला होता है। इस दरवाजे से निकलना मुमकिन नहीं होता, इसलिए जॉन अपनी फैमिली को पूरब वाली सुरंग की तरफ ले जाता है। बदकिस्मती से वह देखते हैं कि सुरंग गिर चुकी है, लेकिन क्योंकि यही उनका अकेला रास्ता होता है, जॉन अपनी फैमिली को पत्थरों के नीचे से रंगकर निकालने को कहता है। हिलना लगभग मलबा उनके ऊपर गिरा देता है, लेकिन वे तेज चलकर सुरंग पार कर लेते हैं और दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जॉन एक बटन दबाता है जिससे दरवाजा खुलता है, लेकिन ताकतवर मशीन चलने से कमरा और तेज टूटने लगता है। फैमिली तेज भागती है और महफूज तरीके से बाहर निकल जाती है। बचे हुए लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और जमीन से पानी के फव्वारे निकलने लगते हैं। इस दौरान जॉन और एलिसन नाथन को नजरों से खो देते हैं और उसे ढूंढने के लिए वापस भागते हैं। वह उसे गिरी हुई अमीना की मदद करते हुए पाते हैं। फैमिली उसे भी अपने साथ ले लेती है और समुद्र के किनारे की तरफ भागती है, जहां बचे हुए लोग कश्तियों पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि एक कश्ती पलट जाती है और भीड़ पानी में गिर जाती है। कुछ बेचैन लोग मौका देखकर एडमम का नकाब छीनने की कोशिश करते हैं, इसलिए एलिसन और जॉन उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। एक आदमी जॉन पर कूद पड़ता है और उसका नकाब छीन लेता है, जबकि जॉन और एलिसन एडमम को घसीटकर किनारे तक ले जाते हैं। अब सिर्फ एक ही कश्ती बचती है, इसलिए जॉन अपनी फैमिली और कुछ लोगों को जल्दी से उस पर चढ़ाता है। एलिसन चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ ले जाएं, लेकिन कश्ती चलाने वाला बताता है कि ज्यादा बोझ होने से कश्ती डूब सकती है। इसलिए मजबूरी में उन्हें लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद करना पड़ता है। बाहर के लोग कश्ती से चिपक जाते हैं जब तक आखिरकार कश्ती चल पड़ती है। उसी वक्त एक बहुत बड़ी लहर उठती है और किनारे पर टकराकर सब भागने वालों को मार देती है। जॉन की कश्ती को लहर भी हिला रही है, लेकिन किस्मत से पायलट जोर से काम करता है और वह महफूज तरीके से सेल करते रहते हैं। कुछ ही देर बाद जॉन एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है ताकि यह कंफर्म कर सके कि यहाँ की हवा साफ है, इसलिए वह लोग अपने नकाब हटा लेते हैं। फिर ग्रुप ये डिस्कस करता है कि कहाँ जाना चाहिए
और क्योंकि आइसलैंड अब नहीं है, सबका कहना है कि सबसे नज़दीक का डेस्टिनेशन इंग्लैंड है। कुछ घंटों बाद कश्ती का इंजन रुक जाता है। जॉन इंजन चेक करता है और उसे ठीक कर लेता है ताकि वह लोग फिर से आगे जा सकें। जब रात होती है, नाथन खुश होता है और आखिरकार सितारे देख पाता है। कुछ दिन बाद कश्ती फिर से रुक जाती है क्योंकि गैस खत्म हो गई है। ग्रुप के पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वह खाना राशन करें और समुंदर उन्हें कहीं ले जाए। लंबी इंतजार के बाद कश्ती आखिरकार जमीन तक पहुंच जाती है। ग्रुप बाहर देखता है और हैरान हो जाता है कि वह लिवरपूल में है। जॉन अपने डिवाइस से हवा साफ है या नहीं कंफर्म करता है और कहता है कि उन्हें शेल्टर ढूंढना चाहिए। लेकिन जब वह नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि इलाके का कुछ हिस्सा फ्लड हो गया है। जॉन एक ओवर उठाता है और रोइंग शुरू करता है जब तक कश्ती फाइनली सूखे रास्ते पर नहीं पहुंच जाती। ग्रुप कश्ती से उतरता है और नोटिस करता है कि शहर सुनसान सा लग रहा है। वह कुछ लोगों को सड़क पर देखते हैं और उनका पीछा करते हैं जब तक वह एक सिंपल सेटलमेंट तक नहीं पहुंचते जहां लोग अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जॉन नोटिस करता है कि उनमें से बहुत लोग बीमार लग रहे हैं, इसलिए यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। जॉन का ग्रुप चिल्लाने की आवाज सुनता है और उसका पीछा करता है जब तक वह एक भीड़ नहीं पाते जो एक बंकर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती है, जिसे आर्ड सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एडमम दौड़कर गेट तक जाता है और समझाता है कि उसके लोग ग्रीनलैंड स्टेशन के गवर्निंग ऑफिशियल्स हैं, इसलिए वह इमरजेंसी असाइलम की रिक्वेस्ट करता है। सोल्जर्स अपनी बैजेस मांगते हैं, लेकिन सिर्फ एलिसन के पास बैज होती है, इसलिए सिर्फ उसे अंदर जाने दिया जाता है। एडमम सोल्जर्स से बहस करने लगता है जब भीड़ और गुस्से में बढ़ जाती है और एक सोल्जर एडमम को मार देता है। जब कोई रैंडम सर्वाइवर अंदर जाने की कोशिश करता है, उसे भी गोली मार दी जाती है। सोल्जर्स गेट बंद कर देते हैं और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसी वक्त आसमान में एक स्टॉर्म नजर आता है और भीड़ घबराकर भाग जाती है। अमीना और जॉन की फैमिली एक वैन को रोकने के लिए दौड़ते हैं और ओबी से कहते हैं कि उन्हें लंदन ले जाए। वह भी पैसा चाहता है, इसलिए वह जॉन की घड़ी लेकर उन्हें वैन में बैठने देता है। व्हीकल शहर से तेज रफ्तार में निकलता है और स्टॉर्म से टाइम पर बच जाता है। एलिसन नाथन को हक करके उसे तसल्ली देती है, जबकि अमीना एडमम के लिए गम में होती है। ओबी समझाता है कि लोग बेचैन हैं और खाने के लिए मार सकते हैं। कुछ घंटों बाद वैन जंगल के बीच रुकती है ताकि ब्रेक लिया जाए। ओबी सिगरेट पीता है और बताता है कि वह 12 साल पहले नाइजीरिया से इंग्लैंड आया था, लेकिन उसे अफसोस नहीं है। जॉन उससे पूछता है क्या वह फ्रांस की हालात के बारे में जानता है, लेकिन वह भी कहता है कि यह एरिया बहुत खतरनाक है और क्रेटर की कहानी फेक लगती है। अचानक वह लोग एक धड़क सुनते हैं और देखते हैं कि आसमान से कई कॉमेट के टुकड़े गिर रहे हैं। सब लोग एक पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल तब जब टुकड़े उनके ऊपर से उड़ते हैं और पौधों के ऊपर वाले हिस्सों को तोड़ देते हैं। इससे हवा बहुत तेज चलती है, लेकिन ग्रुप टाइट पकड़कर खड़ा रहता है ताकि उड़ ना जाए। ओबी कहता है कि उसकी वैन, उसके पास सब कुछ है और वह उसे वापस लाने के लिए दौड़ता है, लेकिन टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और एक टुकड़ा ओबी को मार देता है। साथ ही वैन भी खत्म हो जाती है। जब टुकड़े गिरना बंद होते हैं, अमीना और फैमिली अपने बैग्स और वैन का सामान लेकर पांव के रास्ते सफर जारी रखते हैं। आखिरकार वह लंदन पहुंचते हैं और एक बड़े बिल्डिंग के दरवाजे पर नॉक करते हैं। मैकेंजी होल से गन पॉइंट करती है, लेकिन जैसे ही वह अपने पुराने दोस्तों को देखती है, गन नीचे रख देती है और उन्हें अंदर ले लेती है। वह बिल्डिंग एक रिटायरमेंट होम है और यहाँ के सब सर्वाइवर्स बुजुर्ग हैं। मैक्सी कहती है कि उसने इस विंग को सील किया है और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम चलती रहती है। ग्रुप को डिनर मिलता है। जॉन क्रेटर के बारे में पूछता है और मैकेंजी कहती है कि रूमर्स सुने हैं, पर उसे पता नहीं कि वह सच हैं या नहीं। सड़क पर चीखने और गन शॉट्स की आवाज आती है और मैकेंजी कंफर्म करती है कि लंदन अब सेफ नहीं है। एलिसन सोने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन की बाथरूम में खांसी सुनाई देती है। सिंक में खून दिखाई देता है।
जॉन कहता है कि नॉर्मल नोसिस ब्लीड है, लेकिन एलिसन बिलीव नहीं करती। इसीलिए जॉन अपना राज बताता है। डॉक्टर ने बताया था कि ब्लीडिंग का मतलब है कि उसके पास 6 से 8 वीक बचे हैं। एलिसन टूट जाती है और चाहती है रिटायरमेंट होम में रुककर जॉन के आखिरी दिन फैमिली के साथ गुजारे, लेकिन जॉन वहां मरना नहीं चाहता और चाहता है कि अपनी फैमिली के लिए नया घर ढूंढे ताकि वह शांति से मर सके। अगले दिन मैकेंजी उन्हें एक अबंडेंड कार और गन देती है ताकि वह अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। मैकेंजी को एक लास्ट हग देने के बाद अमीना और फैमिली वहां से निकल जाती है। कुछ घंटों बाद काउंसिस्ट्री साइड क्रॉस करते वक्त जॉन नोटिस करता है कि नाथन उदास है और रोड ट्रिप गेम्स खेलने का प्रपोजल देता है। अचानक एक गोली कार की विंडो तोड़ती है और अमीना को मार देती है। जंगल में छिपे कुछ आदमी फिर शूटिंग करते हैं। इंजन हिट ना हो इसलिए ध्यान रखते हैं। जॉन तुरंत व्हीकल के पीछे पोजीशन लेकर फायर करने लगता है और रॉबर्स को एक एक करके मार देता है। आखिरी बचा हुआ आदमी एलिसन के दूसरे गन से मार दिया जाता है। थोड़ी देर एक दूसरे को तसल्ली देने के बाद फैमिली अमीना को दफन कर देती है। जॉन कुछ प्रेयर्स पढ़ता है और नाथन क्यूरियस होता है। कुछ घंटों बाद फैमिली एक बड़े डेजर्ट एरिया में पहुंचती है और समझ जाती है कि यह इंग्लिश चैनल का बचा हुआ हिस्सा है। कम से कम अब उन्हें बोट की जरूरत नहीं है। सफर जारी रहता है। जमीन पर कई शिप्स और कंटेनर्स दिखती हैं। कुछ मील आगे रोड ब्लॉक है। पता चलता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक बड़ा छेजम है जो रोप ब्रिज से क्रॉस किया जा सकता है। नाथन डर जाता है और जॉन पहले जाता है ताकि एनकरेजमेंट मिले। फैमिली धीरे धीरे रोप पर चलती है। तेज हवा चलती है। सब टाइट पकड़कर खड़े रहते हैं और सेफ रॉक फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। लैडर से फैमिली क्रॉल करती है। अर्थक्वेक और रक्स गिरने के बावजूद जॉन और पेरेंट्स नाथन को हेल्प करते हैं। रॉकी फॉर्मेशन का बाकी हिस्सा गिरता है, लेकिन फैमिली से फ्रांस पहुंचती है। अब सफर पैरों के रास्ते जारी है, लेकिन सिर्फ वेस्टलैंड दिखता है। अचानक गन शॉट सुनाई देता है और डेनिस उन पर गन पॉइंट करता है। जब वह समझता है कि वह रॉबर्स नहीं है, तो उन्हें अपने घर ले जाने का ऑफर देता है। नॉर्दर्न फ्रांस पहुंचते हैं। डेनिस पुरानी फैक्ट्री में रहता है। सोलर पैनल्स और कार इंजन से पावर चलाता है। वह उन्हें बेटी कैमल और पत्नी से मिलाता है जो म्यूट एंड व्हील चेयर बाउंड है। डिनर के दौरान डेनिस वर्न करता है कि क्रेटर के आसपास एरिया बहुत खतरनाक है। सिर्फ 2 सिटीज बची हैं और लोग क्रेटर के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। कैमल नाथन को रूम में ले जाती है और स्कैवेंज्ड सामान दिखाती है। नाथन अपना स्टार शीट दिखाता है। अगली सुबह डेनिस जॉन को मैप और आर्मी फ्रेंड का रेफरेंस देता है और एक पुरानी फोटो। डेनिस रो पड़ता है और कहता है कि कैमल को ले जाओ। जॉन हेजिटेट करता है। एलिसन एग्री करती है। कैमल अपने पेरेंट्स को अलविदा कहकर जॉन की फैमिली के साथ वैन में चलती है। कुछ घंटों बाद ड्राइविंग के दौरान ब्रेक लेते हैं। रोड ट्रिप गेम मोड इंप्रूव करता है। अचानक व्हीकल्स और सोल्जर्स आ जाते हैं। कैमल अपने फादर के फ्रेंड का नाम मेंशन करती है और सोल्जर्स हेल्प कर देते हैं। रात तक ग्रुप वॉर जॉन पहुंचता है। एक्सप्लोशंस के कारण रुकना पड़ता है। फिर वायर फेंस क्रॉस करते हैं। तेजी से दौड़ना पड़ता है ताकि बुलेट्स और एक्सप्लोशन से बचे। सोल्जर्स मार रहे होते हैं। तक पहुंचते हैं कैंप तक चलने के लिए। सुबह मिलिट्री सेटलमेंट ढूंढते हैं। कैमल माउंटेन्स नोटिस करती है। जॉन कंक्लूड करता है क्रेटर पास है। सोल्जर्स से डेनिस के फ्रेंड के बारे में पूछते हैं। पता चलता है कि वह मर चुका है। बाकी सोल्जर्स हेल्प नहीं करते। जॉन कहता है कि वह डाइंग है और सिर्फ फैमिली प्रोटेक्ट करना चाहता है। एक आदमी उन पर रहम करता है और बस में जगह देता है। जॉन की फैमिली और कुछ सर्वाइवर्स बस में बैठते हैं जो क्रिएटर तक ले जाएगी। सफर इंटरपर्ट होता है। रोड पर एक्सप्लोशन होता है। बस इंसर्जेंट से गिर जाती है। ड्राइवर और एक सोल्जर मार दिए जाते हैं। सब रिफ्यूजीज बस से उतरते हैं। जॉन फैमिली को बाहर भेजता है। खुद इंसर्जेंट पर जंप कर फाइट करता है। बस के अंदर 2 गन शॉट्स सुनाई देते हैं। जॉन विक्टोरियस निकलता है, लेकिन शूट हो जाता है। सब लोग दोबारा बस में बैठते हैं और नाथन जॉन के वाउंड पर प्रेशर देता है जब एलिसन ड्राइव करती है।
कुछ देर बाद नए माउंटेन के टॉप पहुंचते हैं और फैमिली जॉन को हेल्प करती है वॉक करने में, जब तक क्रिएटर नहीं मिलता। रूमर्स सच निकले। क्रिएटर सुंदर, फर्टाइल और कंटेमिनेशन फ्री है। जॉन कोलैप्स होता है और फैमिली उसके आसपास आखिरी अलविदा के लिए आ जाती है। सब रोते हैं और नाथन अपने फादर की प्रेयर्स रिपीट करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।